नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी की क्लास में। और हिंदी की क्लास ये आपकी आरओ एआरओ के लिए खास करके चलाई जा रही है। किसके लिए? आरओ एआरओ का, जो कि आपकी परीक्षा लग चुकी है। यानी कि इसका डेट जो है आपको 11 फरवरी को अनाउंस कर दिया गया है। तो आप 11 फरवरी को टारगेट करते हुए चीजों को देखेंगे। और इसमें जो है आज आपका ये टॉपिक नंबर 2 है, यानी कि दूसरा टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। पहला टॉपिक आपको जो है पेन टैप की क्लास चली थी तो वो विलोम शब्दों की चली थी। और विलोम शब्दों के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और एक टॉपिक वाइज हमने 4-5 क्लासेस उसके लिए आपके लिए ले रखी है। तो ये जो है आपका दूसरा टॉपिक है आरओ एआरओ के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक, तो जो है एक बार सारे लोग जुड़ते ही क्लास को शेयर कर देंगे और चीजों को थोड़ा सा प्रसारित करेंगे। फिर हम देखते हैं आज के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और ये जो है आपके हिंदी आपके आरओ एआरओ एग्जाम की दृष्टि से आपके एक 60 नंबर का जो है वेटेज लेकर आ रहा है। तो इसको अनदेखा बिल्कुल नहीं करेंगे, और अनदेखा करेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो हिंदी को एक अच्छे वे में पढ़ेंगे और जो है सब कुछ अपने 60 अंक को पक्के कर लेंगे। तो चलिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है इसको शुरू करते हैं। इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको वाक्यांशों के लिए जो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द बोला जाता है। ठीक, वाक्यांशों के लिए एक शब्द बोला जाता है और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी बोला जाता है। ठीक, तो ये जो है आज आपकी काफी दिनों बाद आपकी स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस हो पाई हैं। थोड़ी सी बीच में बाधा हो गई थी। ठीक, तो चलिए पहला हम देखते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए। पहला है अनुचित बात के लिए आग्रह। तो जब किसी अनुचित बात के लिए, यानी कि जो बात उचित नहीं होती है, जो बात अनुचित होती है, उसके लिए आग्रह जब किया जाता है तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? दुराग्रह। यानी कि किसी बुरे कार्य के लिए, अलग कार्य के लिए, यानी कि गलत कार्य के लिए आग्रह किया जाता है तो उसे दुराग्रह कहा जाता है। आगे है अंडे से जन्म लेने वाला। तो ये अंडे से जन्म लेने वाले को क्या कहा जाता है? अंडज कहा जाता है। और ये आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा ये पूछा जाने वाला है। ठीक, तो जैसे कुछ जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हमने जो है ये सिलेक्टेड वाक्यांशों के लिए एक शब्द को हमने इंक्लूड किया है, और जो उसमें भी अति आवश्यक है उसे भी हम आपको बताते चलेंगे। ठीक, आगे है आकाश को चूमने वाला। तो आकाश को चूमने वाले को क्या कहते हैं? गगनचुंबी कहते हैं। ठीक, आकाश को चूमने वाले को क्या कहते हैं? गगनचुंबी कहा जाता है। अगला है अपने परिवार के साथ। तो जो अपने परिवार के साथ होता है तो उसे क्या कहा जाता है? सपरिवार। तो ये सपरिवार आपको ज्यादा कहां देखने को मिलता है? ये आपको निमंत्रण में मिलता है। जब निमंत्रण आपके घर आता है तो उसमें लिखा रहता है सपरिवार निमंत्रण, यानी कि परिवार के साथ आपको आना है और पेट भर के खाना है। ठीक, आगे है आशा से अतीत। तो आशा से अतीत क्या होता है? जो आशा से परे होता है। इसके आगे और पूछा जाता है आशातीत से, एक आगे करके पूछा जाता है कि आशा से परे, इसके जगह पर पूछा जाएगा आशा से परे। तो इसके लिए एक शब्द होता है आशातीत। ठीक, आगे है आकाश या गगन को चूमने वाला। तो ये वाला फिर से रिवाइज हो गया, ये गगनचुंबी। ठीक, आगे है नेक्स्ट है आलोचना करने वाला। तो आलोचना करने वाले को क्या कहते हैं? आलोचक कहते हैं। जैसे जो लेखक होते हैं वो आलोचना भी करते हैं, कि व्यंग करते हैं किसी खास चीज पे और उस पे लेख लिखते हैं, तो उन्हें आलोचक और लेखक दोनों कहा जाता है। लेकिन जब वो आलोचना कर रहे होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? आलोचक कहते हैं। तो ये आलोचना कोई भी कर सकता है, आप भी किसी की आलोचना कर सकते हैं। आलोचना यानी कि बेइज्जती कर सकते हैं। ठीक, आगे है ईश्वर में आस्था रखने वाला। तो ईश्वर में आस्था रखने वाले को क्या बोला जाता है? आस्तिक बोला जाता है ईश्वर में आस्था रखने वाले को, यानी कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जो ईश्वर को मानता है। और जो ईश्वर को नहीं मानता उसे क्या कहते हैं? उसे नास्तिक कहा जाता है। इसके विपरीत वो नास्तिक कहलाता है। ठीक, आगे है ईश्वर पर विश्वास ना रखने वाला। तो ये जो है नास्तिक कहलाता है, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता है। ठीक, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के क्या हैं? ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं और ये पूछे भी जाते हैं। ठीक, आस्तिक और नास्तिक, तो दोनों चीजों को एक साथ थोड़ा सा ध्यान में बनाकर याद रखेंगे। अगला है इतिहास का ज्ञाता। तो जिसे इतिहास का ज्ञान हो, जो इतिहास का जानकार हो, उसे क्या कहा जाता है?
इतिहासज्ञ कहा जाता है। ठीक, जो इतिहास का ज्ञाता होता है, जिसे इतिहास की अच्छा नॉलेज होता है, अच्छा ज्ञान होता है, उसे इतिहासज्ञ कहा जाता है। आगे है इंद्रियों को जीतने वाला। तो जो इंद्रियों को जीत लेता है उसे क्या कहते हैं? जितेंद्रिय कहते हैं। ठीक, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है ये पूछा गया है। ठीक, इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहा जाता है? जितेंद्रिय कहा जाता है। आगे है इंद्रियों की पहुंच से बाहर। अब देखिए, एक तो है इंद्रियों को जीतने वाला, यानी कि जिसने जो है इंद्रियों को जीत लिया हो, और दूसरा क्या है? इंद्रियों की पहुंच से बाहर। तो इसे क्या कहा जाता है? अतीन्द्रिय कहा जाता है। अति का मतलब क्या होता है? यहां जो है ये अति का मतलब क्या होता है? ढेर सारा या दूर होता है। एक अति होता है ये ढेर सारे के लिए, यानी जब खूब किसी चीज की अति हो जाती है, अत्यधिक हो जाती है, तो उसे अति कहा जाता है। और ये वाला अति जो है ये दूर से है, यानी किसी चीज से परे होने के लिए कहा जाता है। इंद्रियों से पहुंच से बाहर अतीन्द्रिय। तो ये जितेंद्रिय और अतीन्द्रिय दोनों को याद रखेंगे। अगला है इतिहास से संबंध रखने वाला। तो जो इतिहास से संबंध रखता है उसको क्या कहा जाता है साथियों? उसे ऐतिहासिक कहा जाता है, जो इतिहास से संबंध रखता है। ठीक, अगला है ऊपर कहा हुआ। तो ऊपर कहा हुआ को क्या कहते हैं? उपरयुक्त। तो जब आप जो है कोई प्रश्न या कोई बुक पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, तो उसमें कहा जाता है उपरयुक्त प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो जो ऊपर लिखे होते हैं प्रश्न, उसी को क्या कहा जाता है? ऊपर कहा हुआ को उपरयुक्त। ठीक, आगे है ऊपर आने वाला श्वास। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण है, ये उच्छ्वास होता है, इसे इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेंगे। ऊपर आने वाली श्वास को क्या कहते हैं? उच्छ्वास कहते हैं। ठीक, अगला है ऊपर की ओर जाने वाला। तो ऊपर की ओर जो जाने वाला होता है उसे ऊर्ध्वगामी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वगामी कहते हैं ऊपर की ओर जाने वाले को। अगला है ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस। तो एक होती है ऊपर की ओर आने वाली सांस। तो कौन सी सांस होती है? जो डकार लेते ये वाली डकार जो होती है ये ऊपर की ओर आने वाली होती है। और ये ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस ये ऊर्ध्व श्वास कहलाती है। ऊपर की ओर बढ़ती हुई श्वास क्या होती है? जब आप खूब दौड़ते हैं जल्दी जल्दी, तो आपकी जब सांस फूलने लगती है तो वही ऊपर को आती है, ये ऊर्ध्व श्वास है, यानी कि ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस। ठीक, अगला है उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला। तो या उपचार किया जाए किसी का, या जो ऊपरी दिखावा, यानी कि जेब में कुछ नहीं लेकिन बढ़िया बन ठन के नेतागिरी में पेन लगा के हाँ बढ़िया खड़े हो जाते हैं, तो वही होता है ये ऊपरी दिखाने वाले को या ऊपरी के रूप में होने वाला। तो इसे औपचारिक कहते हैं। क्या कहा जाता है? औपचारिक कहा जाता है। तो आजकल के जमाने में ये औपचारिक जो है ज्यादा बन के लोग घूमते हैं, औपचारिक बने रहते हैं चाहे जेब में कुछ ना हो। ठीक, आगे है एक देश से माल दूसरे देश में जाने की क्रिया। तो एक देश से जब दूसरे देश में जाता है कोई सामान, तो उसे क्या कहा जाता है? निर्यात कहा जाता है। और वही इसके विपरीत जब कोई चीज आता है तो उसे क्या कहा जाता है? यानी कि जब कोई चीज मंगाया जाता है तो उसे कहा जाता है आयात कहा जाता है। तो दोनों चीजों को ध्यान में रखेंगे, आयात और निर्यात। जब देश से बाहर जाएगा तो निर्यात, और देश में जब कोई चीज आएगा यानी कि बाहर से आएगा तो क्या कहा जाएगा? इसे आयात कहा जाएगा। ठीक, आगे है ऐतिहासिक युग के पूर्व का। तो ऐतिहासिक युग के पूर्व के युग को क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक, यानी कि प्रा का मतलब यहां है पहले से है, ऐतिहासिक युग के पहले से। आगे है एक महीने में होने वाला। तो एक महीने में जब आप जो है अपने प्राइमरी लेवल में पढ़ते होंगे तो वहां पर क्या होता था? एक तिमाही परीक्षा होता था। याद है कि नहीं है? याद है, एक तिमाही परीक्षा होता था। तो ये 3 महीने का होता था। तो इसी में एक है एक मास में होने वाला, तो एक मासिक, इसे मासिक कहा जाता है। ठीक, आगे है एक ही जाति का। तो एक ही जाति को क्या कहते हैं? सजातीय, यानी कि समान जाति का। यहां सजातीय का मतलब समान जाति वाला। ठीक, अगला है एक ही समय में उत्पन्न होने वाला। तो एक ही समय में उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? समकालीन। काल का मतलब किससे होता है? काल का मतलब समय से होता है, और सम का मतलब समान होता है, यानी कि एक ही समय, एक ही टाइम पीरियड में जब जो दो लोग पैदा हुए होते हैं, या कोई जो भी आपके समकालीन होगा, आपके समय में उत्पन्न हुआ होगा, पैदा हुआ होगा, उसे क्या कहा जाएगा? आपके समकालीन कहा जाएगा। आगे देखते हैं कम अक्ल वाला।
तो कम अक्ल वाले को क्या कहते हैं? भुच्चड़ नहीं, इसे अल्प बुद्धि कहा जाता है, मूर्ख नहीं कहते। ठीक, आगे है कठिनाई से समझने योग्य। तो जो चीजें जो है आपको थोड़ी मुश्किल से समझ में आती है, कठिनाई से समझ में आती है, तो क्या कहलाता है? ये दुर्बोध कहा जाता है। यहां दुर का मतलब, इसको अलग करके समझेंगे, दुर का मतलब कोई चीज बुरा या बुराई से है, या इसे कठिनाई भी कह सकते हैं कि कठिनाई से कोई चीज हमें समझ में आ रही है। ठीक, तो जो चीज कठिनाई से समझ में आती है उसे क्या कहते हैं? दुर्बोध कहा जाता है। अगला है कल्पना से परे हो। तो जो कल्पना से परे होता है, यानी कि जो आपके सोच विचार से परे होता है, जहां तक आपकी सोच बुद्धि नहीं जाती है, उसे कहते हैं कल्पनातीत। यानी कि कल्पना से परे हुए, कल्पना से आपके कहीं दूर, यानी कि आपके कहीं सोच से ये दूर होती हैं चीजें। आगे है किसी की हंसी उड़ाना। तो जब किसी की हंसी उड़ाते हैं तो क्या कहा जाता है? उपहास कहा जाता है कि भाई देखो, राम का उपहास मत उड़ाओ, जो है उपहास उड़ाना अच्छी बात नहीं है। तो किसी की जब आप बेइज्जती करते हैं, किसी के बारे में जो है मजाक उड़ाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? उपहास कहा जाता है। आगे है कुंती का पुत्र। तो कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द क्या होता है? कौन्तेय होता है। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट जो है इसे भी ध्यान रखेंगे। देखिए, हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि जितने भी हमने इसमें इंक्लूड किया है, ये लगभग आपके 150 प्लस है, यानी कि 150 प्लस आपके वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमने ऐड किए हैं। लेकिन उसमें भी जो कुछ अति आवश्यक हैं, आवश्यक से आवश्यक, जिसे कहते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उसको हम बताते भी चल रहे हैं। और एक बार आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हिंदी जो है आपकी 60 अंक वाली है आपके आरओ एआरओ एग्जाम में, तो इसको जरूर ध्यान में रख के चलेंगे, ये आपका एक अच्छा खासा जो है वेटेज दिलाएगा। अगला है किसी के घर की होने वाली तलाशी। तो जब किसी के घर की तलाशी होती है तो उसे क्या कहते हैं? खाना तलाशी कहते हैं। भाई इसे कैसे लिंक करके याद करेंगे कि घर में क्या होता है? घर में खाना होता है, किचन होता है। तो जब किसी के घर की तलाशी ली जाती है तो उसे क्या बोलते हैं साथियों? उसे बोलते हैं खाना तलाशी। ठीक, तो घर में होने वाली तलाशी को क्या कहेंगे? खाना तलाशी कहेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे है किसी के इर्द गिर्द, ये नहीं दिखेगा, किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया। तो जब किसी के इर्द गिर्द घेरा डाल दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? घेराबंदी कहते हैं। जैसे कि कोई चोर जो है छुपा होता है, चोरी करके ढेर सारा चोरी का माल लेकर कहीं छुप जाता है, तो उसके द्वारा जो है प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा एक घेराबंदी बना लिया जाता है, उससे गोल गोल घेर लिया जाता है और वो बीच में फंस जाता है और पकड़ा जाता है। तो यही है, किसी के इर्द गिर्द जो है घेरा डालने की क्रिया क्या कहलाती है? घेराबंदी कहलाती है। आगे है किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात। तो जब कोई चीज सावधान करने के लिए बोली जाती है तो उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे कहते हैं चेतावनी। यानी कि जब आपको किसी खास बात के लिए, किसी जो है दुर्घटना के लिए चेतावनी दिया जाता है तो उसे चेतावनी कहा जाता है। यानी उसे किसी दुर्घटना के लिए आपको सावधान किया जाता है, तो वहां पर आपको चेतावनी दिए जाने की बात कही जाती है। आगे है खाने योग्य पदार्थ। तो खाने योग्य पदार्थ जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे खाद्य कहते हैं। खाने योग्य पदार्थ के लिए एक शब्द क्या होता है साथियों? खाद्य होता है। आगे है खाने की इच्छा। तो ये बुभुक्षा कहलाती है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले में याद रखिएगा। इसकी जो है वर्तनी भी पूछी जाती है, तो इसको वर्तनी के लिए भी थोड़ा सा याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? ये है बा, बू और फू, और ये कच्छा वाला छा। ठीक, इसको ऐसे ही जो है थोड़ा सा याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? खास बात कि इसमें दोनों मात्राएं जो हैं ये किसकी हैं? ये छोटा ऊ की हैं। ठीक, किसकी है? छोटा ऊ वाली मात्राएं हैं। ये वर्तनी में आपका ज्यादा पूछा जाता है। आगे है खून से रंगा हुआ। तो खून से रंगा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है? रक्त रंजित होता है। खून से रंगा होने के लिए एक शब्द क्या कहा जाएगा? रक्त रंजित कहा जाएगा। ठीक, आगे है गृह बसाकर स्थित या रहने वाला। स्थित का मतलब रहने वाला, घर बनाकर रहने वाला, या जहां पर कोई रहता है उसे क्या कहते हैं? गृहस्थ कहते हैं। तो बात बात में कहा जाता है
कि ये आदमी जो है अब कैसा हो गया है, गृहस्थी हो गया है, गृहस्थ वाला हो गया है भाई। तो ये जो है घर बसाकर अब रहता है, इधर उधर नहीं घूमता है। अगला है ग्राम का रहने वाला। तो ग्राम को जो ग्राम का यानी कि गांव का रहने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, ग्रामीण कहते हैं। तो इसी में जो है एक आपको ऑप्शन मिलेगा, किस चीज का ऑप्शन आपको एक मिलेगा, गंवार का। तो इससे सावधान रहिएगा, गांव इसमें यहां ग्रामीण की ग्राम की जगह यहां पर आपको दे देगा गांव का रहने वाला। तो गांव के रहने वाले को क्या कहते हैं, ग्रामीण कहते हैं, नॉट गंवार। ठीक, अगर गंवार वाला सही करके आएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो आप गंवार बन जाएंगे, तो इसीलिए इससे थोड़ा होशियार रहिएगा। आगे है गोद लिया हुआ पुत्र। तो गोद लिए हुए पुत्र को क्या कहते हैं, दत्तक पुत्र कहते हैं। जो पुत्र गोद लिया होता है उसे क्या कहते हैं साथियों, उसे कहते हैं दत्तक पुत्र। आगे है गोपों को घेरा बांधकर नाचने की क्रिया। तो गोपों को जो है घेरा बांधकर नाचने की क्रिया क्या कहलाती है, रास कहलाती है। ठीक, और ये क्रिया किसके द्वारा किया जाता है, तो ये क्रिया जो है आपके कन्हैया जी के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो ये गोपों द्वारा घेरा बांधकर नाचने की क्रिया को क्या कहते हैं, रास कहते हैं। आगे है तेज बुद्धि वाला। तो तेज बुद्धि वाले को क्या कहते हैं, कुशाग्र बुद्धि, यानी कि जिसका आईक्यू जो है कहां तक होता है, 190 प्लस होता है, ये कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, ऐसा जो है कहा जाता है, सुना जाता है। ठीक, आगे है तीनों लोगों का स्वामी। तो तीनों लोगों को स्वामी को क्या कहते हैं, त्रिलोकी कहते हैं। तीनों लोगों के स्वामी के लिए एक शब्द क्या होता है साथियों, इसे कहा जाता है त्रिलोकी कहा जाता है। ठीक, आगे है तेज वाला। तो जो तेज वाला होता है उसे क्या कहते हैं, तेजस्वी कहते हैं। आगे इसको कैसे समझेंगे, तेज वाला यानी कि जो तेजवान होता है। कैसा होता है, तेजवान होता है, जो है जो बहुत ही तीव्र काम कोई कर देता है, तेजवान होता है। कोई भी पढ़ाई लिखाई से लेके कोई भी बात में जो है बहुत तीव्र होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तेज वाला यानी कि तेजस्वी। आगे है तीन कालों की बात जानने वाला। तो जो तीन कालों की बात जानता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है साथियों त्रिकालज्ञ। त्रि का मतलब क्या होता है, तीन होता है, और काल का मतलब होता है समय, और अज्ञ का मतलब क्या होता, ज्ञा का मतलब क्या होता है, ज्ञानी से होता है, यानी कि जिसे जो है तीनों कालों के बारे में जानकारी हो, जो तीन कालों के बारे में जानकारी रखता हो। आगे है दूसरों पर उपकार करने वाला। तो जो दूसरों पर उपकार करता है उसको क्या कहते हैं साथियों, उसे कहते हैं उपकारी। तो उपकारी बनिए, थोड़ा सा दूसरों पर उपकार करिए और एक अच्छे इंसान बनिए। ठीक, धोखेबाज नहीं बनिए। आगे देखते हैं दूसरों के दोष को खोजने वाला। तो जो दूसरों के दोष को खोजता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं साथियों छिद्रान्वेषी। देखिए हिंदी में सबसे खास बात क्या है कि इसकी जो है वर्तनी, और वर्तनी में क्या खास बात है कि वर्तनी अगर आप इसका जो है उच्चारण सही कर पाते हैं, हिंदी में अगर सही उच्चारण कर पाएंगे तो आप इसको जो है लिखने में भी थोड़ा सा सफल रहेंगे। ठीक, इसके लिखने में यानी कि इसकी जो वर्तनी पूछी जाएगी, अगर आप छिद्रान्वेषी सही से पढ़ पाते हैं तो आप सही से लिख भी पाएंगे। और ये वर्तनी की दृष्टि से आपका एक इंपॉर्टेंट शब्द है, इसे नोट करिएगा। तो दूसरों के दोष को जो खोजता रहता है, आजकल ऐसे प्रवृत्ति के लोग ज्यादा मिलते हैं। अपनी अच्छाई बुराई तो दूर की बात है, दूसरों के बारे में ज्यादा खोजबीन करते रहते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, छिद्रान्वेषी। आगे है दूसरे के पीछे चलने वाला। तो जो दूसरे के पीछे चलते हैं तो ये इन्हें क्या कहते हैं, अनुचर कहते हैं। अनु का मतलब क्या होता है, अनु का मतलब होता है पीछे या बाद का। तो जो दूसरों के पीछे चलता है उसे कहते हैं अनुचर। और आजकल जो है कुछ युवा नेता होते हैं, कैसे होते हैं यहां बताते हैं। युवा नेता होते हैं, वो कैसे होते हैं, किसी एक खास नेता के पीछे चल के अपने आप को नेता बताते हैं, तो उनका काम क्या है, अनुचर का काम है। वहां से थोड़ा सा याद रखिएगा, आपके गांव शहर कहीं भी ऐसे लोग मिल जाएंगे तो वहां से लिंक करके याद रखिएगा, जो दूसरों के पीछे चलते उसे अनुचर कहा जाता है। आगे है दुखांत नाटक। तो जो दुखांत नाटक होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है साथियों, उसके लिए एक शब्द होता है त्रासदी। क्या होता है, त्रासदी होता है जो दुखांत नाटक होता है। तो ये भी आपका थोड़ा सा
इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसे भी भाई नोट करिएगा। आगे देखते हैं, पुरुष गोद में सोने वाली स्त्री। तो ये पुरुष गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अंक साइनी। तो अंक का अर्थ क्या होता है, अंक जो है एक अनेकार्थी शब्द है, इसको जो है गोद इसका एक अर्थ होता है, इसका गिनती होता है, नाटक का एक अंक होता है, तो ये अनेकार्थी शब्द है। कौन सा, आपका ये अंक जो है अनेकार्थी शब्द है। तो पुरुष गोद में जो है सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा, अंक साइनी होगा। ठीक, इसे बिल्कुल ध्यान में बनाए रखेंगे। आगे है गोद में स्थित, यानी कि जो गोद में हो। तो जो गोद में होता है, जैसे छोटा बच्चा आप गोद में लिए रहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे कि जो गोद में हो, तो उसे कहते हैं अंकस्थ कहते हैं। क्या कहेंगे, अंकस्थ कहेंगे। आगे है बही खाता के हिसाब की जांच करने वाला। तो जो आपके बही खाते के जांच का हिसाब करता है, यानी कि जांचता है बही खाते को, उसे क्या कहते हैं, अंकेक्षक कहते हैं। इसे ध्यान रखेंगे। ठीक, बही खाते के हिसाब रखने वाले को क्या कहेंगे, अंकेक्षक कहेंगे। आगे देखते हैं, अंडे से उत्पन्न या जन्म लेने वाला। तो अंडे से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या कहा जाता है, अंडज कहा जाता है। अंडे से उत्पन्न होने वाले को अंडज। और अंडज कौन होता है, ये पक्षी होते हैं। पक्षी का एक ये पर्यायवाची भी है, पक्षी को अंडज कहा जाता है, क्योंकि एक जो है अंडे के रूप में एक बार इसका जन्म होता है पक्षी का, और एक बार अंडे से बाहर जब आती है तब ये जाकर पक्षी बनती है। ठीक, आगे है मूल कथा में प्रसंगवश प्रयुक्त लघु कथा। तो जो एक मूल कथा होती है और उसी मूल कथा में जो प्रसंगवश प्रयुक्त होता है एक लघु कथा, उसके लिए एक शब्द होता है साथियों, कौन सा, तो ये अंतः कथा होती है। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक, तो ये दो शब्दों में बोला जाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करेंगे, दोनों एक ही होता है। ठीक, तो जो मूल कथा में प्रसंगवश प्रयुक्त लघु कथा होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अंतः कथा कहा जाता है। आगे है महल में रानियों का निवास स्थान। तो जो रानियों का निवास स्थान होता है कहां पर, महल में, उसे कहते हैं अंतःपुर कहते हैं। तो ये दोनों थोड़ा सा सिमिलर है, यानी कि समानार्थी लग रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं करिएगा। जो लघु कथा होती है उसे क्या कहते हैं, अंतः कथा, और महल में जो रानियों का निवास होता है उसे अंतःपुर कहते हैं। कहीं कहीं आपको रनिवास भी लिखा मिल जाएगा, लेकिन ये जो है सबसे स्टैंडर्ड माना गया है, यानी कि उत्तम। आगे है सबके अंतःकरण की बात जानने वाला। तो सबसे अंतःकरण यानी कि सबके अंदर की बात जानने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं, अंतर्यामी कहते हैं। तो आजकल अंतर्यामी यानी कि एस्ट्रोलॉजर जो है ये कुछ ज्यादा प्रचलन में है। लोग अपने कल के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा लालायित रहते हैं, परेशान रहते हैं अपनी जिंदगी से। जब परेशान हो जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर को यूं मानिए कि ये जो है आपके अंतःकरण यानी कि अंदर की बात जानते हैं, और थोड़ा सा आगे भविष्य की बात भी बता देते हैं। ठीक, ये आपके मन में क्या चल रहा होता है ये भी कुछ लोग बता देते हैं। ठीक, आगे है पृथ्वी और आकाश के मध्य का क्षेत्र या स्थान। तो जो अंतरिक्ष होता है ये क्या होता है, इधर आपका ये जो है क्या हो गया, आकाश हो गया, इधर आपकी ये पृथ्वी हो गई, और ये जो आपके सैटेलाइट वगैरह हवाई जहाज वगैरह ये सब घूमते हैं, तो ये जो है अंतरिक्ष में आपके सैटेलाइट वगैरह रहते हैं। ठीक, जहाज तो यही थोड़ी सी वायुमंडल और जो है इसके बीच में रहते हैं। आगे है तो क्या कहा जाता है, पृथ्वी और आकाश के मध्य के क्षेत्र को इसे अंतरिक्ष कहा जाता है। भाई बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये भी आपका पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। आगे है जिसे जीता ना जा सके। तो जिसे आप नहीं जीत सकते उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अजेय कहेंगे। एक होता है जे, जे का मतलब जिसे जीता जा सके, और यहां आ लगने का मतलब ना से हो जाएगा, यानी कि जिसे जीता नहीं जा सकता है। अगला है गुरु के साथ या समीप रहने वाला विद्यार्थी। तो जो गुरु के साथ रहकर अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं, अंतेवासी कहते हैं। याद रखिएगा, ये विद्यार्थी जो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी का आपको पूछता है कभी कभी, या कभी कभी पूछता है गुरु के साथ रहकर जो है पढ़ाई करने वाला, या गुरु के साथ रहकर अध्ययन करने वाला, ऐसा पूछा जाता है। गुरु के साथ रहकर अध्ययन
करने वाले के लिए एक शब्द क्या कहलाता है? करने वाला। तो इसे कहा जाता है अंतेवासी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है निम्न वर्ण में जन्म लेने वाला। तो जो निम्न वर्ण में जन्म लेता है यानी कि निम्न जाति में, उसे क्या कहा जाता है? अंत्यज कहा जाता है। और जो है इसे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक, निम्न वर्ण में जन्म लेने वाले को क्या कहा जाता है? अंत्यज कहा जाता है, यानी कि निम्न वर्ण। आगे है बिना विचारे। बिना विचारे यानी कि बिना सोचे हुए कोई काम को करना, या बिना विचारे किसी को पर विश्वास करने वाला, तो उसे क्या कहते हैं? अंधविश्वासी। तो अंधविश्वासी किसे कहते हैं? जैसे कि आपको किसी इष्ट देव के बारे में जरा भी नहीं पता है, ठीक, जरा भी नहीं पता है, और केवल आपको किसी ने ऐसा बता दिया कि भाई हनुमान जी का व्रत रखिए, आपके सारे कार्य सफल हो जाएंगे। आपको ये नहीं पता है कि हनुमान जी क्या पसंद करते थे, या उनको उनके अनुसार पूजा कैसी करनी चाहिए, मतलब आपको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन फायदे के लिए आप हनुमान जी को बस जपना शुरू कर दिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मतलब सारा कुछ उन पर ही निछावर कर दे रहे हैं। भाई देखिए, भक्त को अपने भगवान के प्रति थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है, नहीं तो वो क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा कि ये अंधविश्वासी है, बिना सोचे समझे जो है किसी पर विश्वास कर रहा है। मैं एक उदाहरण देकर ये जो है आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और किसी अन्य चीज से कोई मतलब नहीं है, नहीं तो कुछ लोग अन्य मतलब निकालने लगते हैं और हमको नास्तिक बता देंगे। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है बिना विचारे या सोचे समझे अनुगमन करने वाला। तो जब बिना सोचे विचारे आप कहीं पर आते जाते हैं, या अनुगमन का मतलब क्या है? आने जाने वाला, उसे क्या कहते हैं? अंधानुगामी कहेंगे। जैसे आपको कहीं आप बैठे हुए हैं किसी विशेष कार्य से, और आपको किसी ने कहा चल भाई चलते हैं, और आपने कुछ उससे नहीं पूछा और सीधे चले गए, तो यही होता है अंधा अनुगमन, यानी कि आपने कुछ नहीं पूछा और कुछ बिना सोचे विचारे आप उसके साथ चल दिए। आगे है जो कहा या अभिव्यक्त ना गया। तो जो कहा नहीं जाता है, जो अभिव्यक्त नहीं किया जाता, उसे क्या कहेंगे? आकथित कहते हैं। ठीक, और जो अभिव्यक्त, जो कहा या अभिव्यक्त ना जा सके, उसे क्या कहते हैं? अकथनीय कहते हैं। तो दोनों में अंतर थोड़ा सा समझिएगा, दोनों में आपको अंतर समझना है। मेरी राइटिंग थोड़ी वीवीआईपी है, तो इसे समझ के रखिएगा। तो जो कहा या अभिव्यक्त ना गया हो, उसे क्या कहते हैं? अकथित कहते हैं। और जो अभिव्यक्त ना किया जा सके, देखिए एक बात होती है जो आप अभी किसी से कहे नहीं है, कहने वाले हैं, तो वो किसकी श्रेणी में आ जाएगा? ये इसमें आ जाएगा कि जो अकथित, अभी आपने किसी से कहा नहीं है। और एक बात कैसी होती है? जो गुप्त होती है। कैसी होती है? सीक्रेट होती है, जिसे आप प्रकट नहीं कर सकते हैं या किसी से बताने के काबिल लायक नहीं होती है, तो उसी पे ये है जो कहा या अभिव्यक्त ना जा सके, जिसे आप कह ही नहीं सकते किसी से, उसको कहते हैं अकथनीय। ठीक, तो इसमें ध्यान देंगे, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आगे है जिसको काटा तर्क से, यानी कि जिसे तर्क द्वारा नहीं काटा जा सकता, उसे क्या कहा जाएगा? अकाट्य कहा जाएगा। इसलिए यहां पर थोड़ा सा हमने कंफर्म कर दिया आपको कि जिसे काटा नहीं जा सके, लेकिन किससे? हथौड़ी और आरी और उससे नहीं, हाशिए से, आपको बातों से, जो तर्क से जो ना काटा जा सके, उसे कहते हैं अकाट्य कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। तो जो अपने स्थान, जैसे कोई चीज स्टेबल होती है, वहीं पर स्थिर रहती है, तो उसे अपने स्थान से अलग नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए एक शब्द क्या है? अच्युत उसके लिए एक शब्द है। और इसकी भी वर्तनी इंपॉर्टेंट है, और वर्तनी के साथ साथ ये आपके वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी महत्वपूर्ण है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे है जो इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके। तो जिसे आप इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? अगोचर कहते हैं, जिसे आप इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते। आगे है जिसकी सर्वप्रथम गिनती हो। तो जिसकी सर्वप्रथम गिनती होती, उसे क्या कहते हैं? अग्रगण्य। अग्रगण्य यानी कि सबसे, अग्र का मतलब क्या होता है? पहले होता है, आगे होता है, तो जिसकी सबसे पहले गिनती की जाती है उसे अग्रगण्य कहा जाता है। आगे देखते हैं जिसका जन्म पहले हुआ हो। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं, इसे अग्रज कहा जाता है। ठीक, और जो सबसे आगे रहता हो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा साथियों अग्रणी कहा जाएगा। यहां से ये हटा देंगे। ठीक, जिसका जन्म जो सबसे आगे रहता हो उसे अग्रणी कहा जाएगा,
और जिसका जन्म पहले हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, अग्रज कहते हैं, यानी कि पहले जन्म लेने वाला। ठीक, तो इसका ये हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा। आगे है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जिस स्त्री को सूर्य भी ना देखना हो, यानी कि इतने पर्दे में रहती हो या जो सूर्य ना देख सके, उसके लिए क्या एक शब्द क्या है, असूर्यम पश्या। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछा गया है, तो इसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करके और इसकी भी वर्तनी आपको याद कर लेनी है, देख लेनी है, समझ लेनी है। ठीक, आगे है, जो घटित ना हुआ हो, तो जो घटित नहीं हुआ होता उसको क्या कहते हैं, अघटित कहते हैं, यहां लिख देते हैं। जो घटित नहीं हुआ होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अघटित। ठीक, अब आगे देखते हैं, विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम। तो जो विधायिका द्वारा, यानी कि जो आपकी कार्यपालिकाएं जो है, इसे जिस चीज को स्वीकृति दे देती हैं, सहमति जताती है, उसको क्या कहता है, ये जो है अधिनियम कहलाता है। तो याद रखेंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पूछा गया है। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम क्या कहलाता है, अधिनियम कहलाता है, ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ ये तो आपका एक टॉपिक वाइज हो रहा है, इसके साथ साथ आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि जितने भी आपके PYQ हैं, इसको भी हम आपको 2-3 क्लासों में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इसको करवाएंगे। ये किसके लिए, तो ये जो है आपके RO ARO के लिए स्पेशल सारी व्यवस्थाएं हैं। और देखिए, जितने लोग RO ARO के साथ साथ UPP भी देख रहे हैं, उनके लिए भी अभी आने वाले एक हफ्ते में उनके लिए भी हिंदी की अच्छी क्लासेस, लगभग 2 क्लासेस और प्रैक्टिस सेशन भी चलाई जाएगी। तो थोड़ा सा जो है पेशेंस बनाएंगे। और इसमें जितने टॉपिक आपका मिल रहा है हिंदी, कौन सा, UPP और RO ARO में दोनों में जो कॉमन है उसके लिए जो है आप देख सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक, तो उसे क्या कहा जाता है, अधिनायक कहलाता है। जो सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक होता है उसके लिए एक शब्द अधिनायक होता है। आगे है, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया। तो जो दूसरा विवाह कर लिया है जिसका पति ने, उसे क्या कहेंगे, अध्युड़ा कहेंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट अनेक शब्दों के एक शब्द में आता है, इसे भी ध्यान रखेंगे और वर्तनी की दृष्टि से भी इसे ध्यान रखेंगे। तो वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो उसे क्या कहेंगे, अध्युड़ा कहेंगे। आगे है, पहाड़ के ऊपर की सपाट जमीन। तो पहाड़ के ऊपर की सपाट जमीन क्या कहलाएगी, आधित्यका कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आधित्यका कहलाएगी। इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। और इसका जो है आधित्यका का विलोम पूछा जाता है, ये कई बार पूछा गया है, तो इसका उपत्यका होगा। यानी कि जो है ये पहाड़ या पर्वत के ऊपर की जमीन को आधित्यका कहते हैं और इसके नीचे की जमीन को उपत्यका। उप का मतलब ये नीचे से हो जाएगा, तो आधित्यका और उपत्यका दोनों याद कर लेंगे। आगे है, जिसे अधिकार में ले लिया गया हो। तो जिसे अधिकार में ले लिया गया हो उसे क्या कहेंगे, अधिकृत कहेंगे। जैसे कोई चीज सरकार जब एक्वायर कर लेती है जो है पब्लिक से, यानी कि जो आपका निजी रहेगा उससे जब सरकार आपका एक्वायर कर लेगी तो उसे क्या कहा जाएगा, सरकार अपने अधिकार में ले लिया है, उसे अधिकृत कहा जाएगा। ठीक, आगे है, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य। तो जब वास्तविक मूल्य यानी कि कोई चीज 10 रुपए की हो और उसके बदले 12 रुपए लिया जा रहा हो तो उसे क्या कहा जाएगा, अधिशुल्क कहा जाएगा। यानी कि वास्तविक मूल्य से अधिक रुपए लिए जाने या अधिक मूल्य लिए जाने को अधिशुल्क कहा जाता है। आगे देखते हैं, आगे है, धर्म के विरुद्ध कार्य। तो जो धर्म के विरुद्ध कार्य होता है उसे क्या कहते हैं, अधर्म कहलाता है। नेक्स्ट है, जिसका कोई आरंभ ना हो। जिसका कोई आरंभ ना हो अनादि कहलाता है। क्या कहलाता है, जिसका कोई आरंभ नहीं होता है उसे अनादि कहते हैं। और एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना क्या कहलाएगा, आपका ये अनुवाद कहलाएगा। यानी कि आप एक भाषा से दूसरी भाषा में जब परिवर्तित कर रहे हैं, जैसे हिंदी से आप किसी चीज को इंग्लिश में परिवर्तित करेंगे या इंग्लिश से आप किसी चीज को हिंदी में या और किसी अन्य भाषा में जब उसको परिवर्तित करेंगे तो वो क्या कहलाता है, अनुवाद कहलाता है।
आगे है किसी संप्रदाय या सिद्धांत का समर्थन करने वाला। तो जब किसी संप्रदाय या किसी सिद्धांत का कोई समर्थन करता है तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है साथियों, उसके लिए एक शब्द होता है अनुयायी। कौन सा शब्द होता है? अनुयायी होता है जो किसी सिद्धांत या संप्रदाय का समर्थन करता है, उसको मानता है। आगे है जो है किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया। तो जब किसी प्रस्ताव, जैसे कोई प्रस्ताव, कोई बात आपके सामने रखी जाए और आप उस पर यस बोल दे कि हाँ ये सही है, तो वही बात कही जा रही है कि समर्थन करने की क्रिया क्या कहलाती है? अनुमोदन कहलाती है। ठीक, तो सिद्धांत के मामले में क्या होगा? अनुयायी होगा, यानी कि आप उसके पीछे चल रहे हैं, उसको मान रहे हैं, उस धर्म या संप्रदाय की बात को। और किसी प्रस्ताव का जब समर्थन करेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? अनुमोदन कहा जाएगा। नेक्स्ट है जिसका अनुभव किया गया हो। जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द है अनुभूत। क्या होता है? जिसका अनुभव किया गया होता है उसके लिए एक शब्द होता है साथियों अनुभूत। आगे है जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ हो। तो जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ होता उसे क्या कहते हैं? वो फेल कर गया, यानी कि अनुत्तीर्ण कहा जाता है। एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। आगे है किसी एक में ही आस्था रखने वाला। तो उसको क्या कहते हैं? अनन्य कहते हैं। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है और वर्तनी के लिए भी इसे याद रखेंगे। तो जितने शब्दों को हम वर्तनी की दृष्टि से आपको बता रहे हैं, इसको जो है अगर आपको पहले से नहीं पता है इसकी सही वर्तनी, तो कहीं पर कॉपी के एक कोने में इसको क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। और जब भी आप कोई भी विषय पढ़ने बैठिए, किसी भी सब्जेक्ट में, कभी भी आप ऐसे ऑनलाइन माध्यम से यानी कि बिना कॉपी पेन के बैठिए तो बैठिए ही नहीं, यानी कि आपको कॉपी जरूर लेकर बैठना है, कॉपी और एक पेन लेके बैठना है। तो इससे आपका क्या फायदा होगा? आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जो चीजें आपको नहीं पता है उसको तुरंत नोट करते चलेंगे। आगे देखते हैं। आगे है जिसका कोई घर नहीं हो उसे कहते हैं अनिकेत। जिसके कोई घर नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अनिकेत कहते हैं। और जिसके माता पिता नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। आगे है जिसका भाषा द्वारा वर्णन नहीं किया जा सके। तो जिसका जो है आप भाषा क्या होती है? बोली होती है, जो आप बोलकर किसी से वर्णन नहीं कर सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? अवर्णनीय कहा जाता है, जिसका आप भाषा के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते हैं। आगे है जो नियम के अनुसार नहीं हो। तो जो नियम के अनुसार नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अनियमित कहते हैं। और जो नियम के अनुसार होता है उसे नियमित कहा जाता है। जिसका विरोध नहीं हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं? अनिरुद्ध कहते हैं। एक होता है किसी चीज का विरोध होना तो विरुद्ध कहलाता है, और जिसका विरोध नहीं हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? अनिरुद्ध कहते हैं। और ये कुछ लोगों का नाम भी होता है। तो भाई अपने नाम का अर्थ भी थोड़ा सा जानते रहें कि जिसका कभी विरोध नहीं किया गया हो, जिसका विरोध ना हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? अनिरुद्ध कहते हैं। आगे है जिसके विषय में कोई ज्ञान नहीं हो। तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु या विशेष के बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं होता है तो उसके लिए एक शब्द होता है अज्ञात। जैसे कोई जा रहा तो आपसे अगर हम पूछें कि भाई राहुल वो कौन जा रहा, तो आप कहेंगे अज्ञात मानव जा रहा है। ठीक, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है। आगे है मूल कथा में आने वाला प्रसंग। तो जो मूल कथा में आने वाला प्रसंग होता है उसके लिए एक शब्द है अंतर कथा। ठीक, इसको जो है वर्तनी के लिए आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। मूल कथा में आने वाले प्रसंग को क्या कहते हैं? अंतर कथा कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही ये शुद्ध लिखा गया है, सही। आगे है जिसका निवारण नहीं किया जा सके। तो जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अनिवार्य कहते हैं। तो कहते नहीं कि ये 5 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन है अनिवार्य हैं, यानी कि इसका कोई विकल्प नहीं है। इसका निवारण तो जो है ये अनिवार्य है, इसका निवारण कोई नहीं, यानी कि इससे आप बच नहीं सकते, इसको करना ही करना है। ठीक, आगे देखते हैं परंपरा से चली आ रही कथा। तो जो परंपरा से चली आ रही कथा होती है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अनुश्रुति होता है। और ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट शब्दांश है, इसे याद करेंगे। अनुश्रुति, आप जो अनुश्रुतियां क्या होती है? जो परंपरा से चली आ रही होती हैं। जैसे परंपराओं से चली आ रही बात क्या है कि जो है
कोई भी बात जैसे परंपरा से चली आ रही है कि हाँ हमारे दादा पुरखा जो आजा पुरखा जो भी है हमारे कहते आ रहे हैं उसे हमें मानना पड़ता है, तो वही जो होता है अनुश्रुति होती है और ये परंपराओं से यानी कि सदियों से चली आ रही बातें होती हैं। आगे है जिसका कोई दूसरा उपाय नहीं हो उसको क्या कहते हैं, अन्योन्पाय। क्या कहते हैं, अन्योन्पाय। ठीक, यानी कि जिसका कोई, इसको अगर अलग करेंगे तो इसको ऐसे समझ लेंगे कि अन्य उपाय, अन्य उपाय यानी कि जिसका कोई दूसरा, अन्य का मतलब क्या होता है, दूसरा से होता है, और उपाय का मतलब जिसका कोई दूसरा उपचार ना हो उसी को क्या कहते हैं, अन्योन्पाय। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण है, इसे भी नोट करेंगे। आगे है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं, अन्योदर कहते हैं। और जो एक ही माता से उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं साथियों सहोदर कहते हैं। तो ये दोनों एक साथ याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे गए हैं। ठीक, आगे है जो नियंत्रण में नहीं हो, तो जो नियंत्रण में नहीं होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अनियंत्रित होता है, यानी कि अनकंट्रोल जो आप अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में क्या है, अनियंत्रित। आगे है पलक को झपकाए बिना, तो जो पलक के झपकाए बिना जो है, जैसे आप पलक नहीं झपकाए ऐसे टकटकी सीधे ऐसे देखते रहे, तो ये क्या होता है, जो पलक को झपकाए बिना, तो उसके लिए एक शब्द होता है अनिमेष होता है, और ये भी आपका कईयों बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट है जो दोहराया गया नहीं हो, यानी कि जो नहीं दोहराया गया हो उसके लिए एक शब्द है अनावृत। क्या होता है, अनावृत, जो दोहराया नहीं गया होता उसके लिए एक शब्द। आगे है जिसका किसी में लगाव, लगाव है ये, ठीक, लगाव या प्रेम हो तो इसे क्या कहते हैं, अनुरक्त कहते हैं। जिसका किसी में लगाव या प्रेम हो उसे क्या कहते हैं, अनुरक्त कहते हैं, जिसका किसी में लगाव या प्रेम होता है। आगे है जो बात पहले सुनी ही नहीं गई हो तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अनुसुनी। देखिए ये जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये आपके जो है कठिन नहीं होते हैं, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा प्रयोग में नहीं रहेगा यानी कि आप पढ़े नहीं रहेंगे तो आपका ये गलत होने का चांसेस ज्यादा रहता है। आगे है जिस महिला का विवाह नहीं हुआ हो तो उसे कहते हैं अनूढ़ा कहते हैं। ये भी आपका महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण के साथ साथ आपको जितने भी नए शब्दांश मिले, जितने भी आपके नए मिले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसे नोट करते चलेंगे। आगे है जो अनुग्रह से युक्त हो तो उसके लिए एक शब्द है अनुग्रहित, जो अनुग्रह से युक्त होता है उसके लिए एक शब्द अनुग्रहित। आगे है जिस पर आक्रमण नहीं किया गया हो तो इसे अनाक्रांत कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा गया है कई बार, जिस पर आक्रमण नहीं किया गया उसके लिए एक शब्द क्या है, उसे कहते हैं साथियों अनाक्रांत। आगे है जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो उसको क्या कहते हैं, अनुत्तरित कहते हैं, यानी कि जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है, अनुत्तरित। आगे है पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया पत्र, तो जब पहले लिखे हुए पत्र के बदले में जब कोई दूसरा पत्र लिखा जाता है उसको याद दिलाने के लिए तो उसको जो है ये कट गया है, ठीक, उसको अनुस्मारक कहते हैं। क्या कहा जाता है, अनुस्मारक कहा जाता है। जो पहले लिखे गए पत्र को याद दिलाने के लिए कोई पत्र लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अनुस्मारक। ठीक, आगे है अनुकरण करने योग्य तो उसे कहते हैं अनुकरणीय। आगे है अनुसरण करने योग्य तो उसे अनुसरणीय। अनुसरण क्या होता है, जब किसी का जो है आप किसी की बातें, किसी के शब्दों पर आप ध्यान देते हैं, उसको अमल में लाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उनका अनुसरण करना। आगे है वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता हो, तो कौन सा सिद्धांत, जो सिद्धांत हर वस्तु को नश्वर मानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है, अनित्यवादी। तो ये भी आपके लिए एक नया शब्द हो सकता है, इसे भी नोट करेंगे। वह सिद्धांत जो हर वस्तु के लिए नश्वर माना जाता हो उसके लिए एक शब्द है अनित्यवादी। तो जब हम बोल बोल के आपको पढ़ रहे हैं तो कभी जैसे आपको सारा कुछ पता हो तो आप आंख बंद करके केवल हमारी सब बातों को, शब्दों को सुनेंगे तो भी आपको थोड़ा सा आपके दिमाग में ये बनता चला जाएगा, यानी कि आपको याद होता चला जाएगा। आगे है जो कभी नहीं आया हो तो उसके लिए
एक शब्द है अनागत। नेक्स्ट है जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त नहीं हो उसे अनार्य कहते हैं। यानी कि जो श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ का मतलब क्या हो, जो अच्छे गुणों से बढ़िया जो है एक उच्च गुणों से युक्त नहीं होता, उसके लिए एक शब्द अनार्य कहा जाता है। और इसी को अपने जो है एक तद्भव भाषा में अनाड़ी भी बोलते हैं, यानी कि आपको कुछ भी श्रेष्ठता कुछ भी ज्ञान नहीं है। आगे है जो सबके मन की बात जानता हो तो उसे कहते हैं अंतर्यामी। ये शायद रिपीट हो गया। आगे है जिसे किसी बात का पता नहीं हो तो उसे अनभिज्ञ कहते हैं। कहते हैं कि हम जो है पॉलिटिक्स में बिल्कुल अनभिज्ञ हो, यानी कि पॉलिटिक्स में हमें कुछ भी नहीं पता है तो उसे क्या कहा जाएगा, अनभिज्ञ। आगे है जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे, तो जो बिना सोचे समझे अनुगमन करता है यानी कि किसी चीज को फॉलो करता है, उसको मानता है, उसको क्या कहते हैं साथियों, उसे कहते हैं अंधानुगामी। अगला है जिसकी अपेक्षा नहीं हो, तो जिसकी अपेक्षा नहीं हो उसे क्या कहते हैं, अपेक्षित कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, अपेक्षित। आगे है जिसका आदर नहीं किया गया हो उसे अनादृत कहते हैं। ध्यान रखेंगे ये दावे री का मात्रा है, ये अनादृत है और ये भी आपका वर्तनी की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और वैसे जो है अनेक शब्दांशों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। ठीक, तो जो है जिसका आदर नहीं किया गया उसको, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अनादृत। नेक्स्ट है जो मापा नहीं जा सके उसके लिए एक शब्द है अपरिमेय। नीचे की ओर लाना या खींचना को क्या कहते हैं, अपकर्ष कहते हैं। जब कोई चीज ऊपर जा रही होती है तो उसे क्या कहते हैं, उत्कर्ष कहते हैं, यानी कि उसकी जो है ऊंचाइयों को पा रहा होता है तो उसी का विलोम होता है ये अपकर्ष। यानी कि जब किसी चीज को नीचे लाया जाता है या खींचा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, अपकर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो तो उसे क्या कहते हैं, अपव्ययी कहते हैं। और इसका विलोम क्या होता है, जो धन को कम खर्च करता हो तो उसे क्या कहा जाता है, कम खर्च करने वाले को, कम खर्च करने वाले को क्या कहा जाता है, मित व्ययी कहा जाता है, मित व्ययी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे दोनों चीजें ये पूछी जाती है। आगे है जो सामने नहीं हो, तो जो सामने नहीं होता उसे क्या कहते हैं, परोक्ष कहते हैं। और जो सामने होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। तो इसी पे एक बोला जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी कि प्रत्यक्ष को कैसा प्रमाण की आवश्यकता। आगे है जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अपूर्व, यानी कि जो पहले कभी नहीं हुआ होता है उसको कहते हैं अपूर्व। आगे है जो पीने योग्य नहीं हो तो उसे कहते हैं अपेय, और जो पीने योग्य होता है उसे क्या कहते हैं, पेय कहते हैं। नेक्स्ट है जिसका कोई पार नहीं हो उसको कहते हैं अपार। जिसका त्याग नहीं हो सके उसे क्या कहते हैं, अत्याज्य कहते हैं। देखिए भाई थकिएगा नहीं, थोड़ा सा क्लास आपकी लंबी हो सकती है लेकिन महत्वपूर्ण है। आपको यहां से जो है अच्छे खासे प्रश्न बनते दिखाई देंगे। आपके आरओ एआरओ एग्जाम को टारगेट किया जा रहा है इस कक्षा में। ठीक, आगे है जिसके आर पार नहीं देखा जा सके इसे अपारदर्शी कहा जाता है। और वैसे देखिए हिंदी मतलब आपको सिलेबस देख के पढ़ना चाहिए। तो किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो जो सिलेबस होता है वही जो है सेम होता है, कुछ अलग नहीं होता है। तो अगर आपके सिलेबस में है तो आप किसी भी परीक्षा के लिए देख सकते हैं। अगला है वह समय जो दोपहर के बाद आता है तो इसे क्या कहते हैं, अपराह्न। तो ये अपराह्न और पूर्वाह्न ये दोनों कहां देखे होंगे, जब छोटी मोबाइल में आप हिंदी लैंग्वेज किसी का देखे होंगे उसमें लिखा रहता है अपराह्न और पूर्वाह्न। तो जो दोपहर के बाद का समय होता है उसे अपराह्न कहा जाता है। आगे है जिस वस्तु को पहना नहीं गया हो इसे कहते हैं अप्रहत। तो ये भी आपके लिए एक नया हो सकता है, इसे भी थोड़ा सा नोट करके चलेंगे। जिस वस्तु को पहना नहीं गया हो अप्रहत। आगे है जिस खेत को जोता नहीं गया हो उसे भी अप्रहत कहते हैं। ठीक, तो दोनों चीजें याद कर लेंगे। आगे है जिसकी आशा नहीं की गई हो उसे क्या कहते हैं, अप्रत्याशित कहते हैं, जिसकी आशा नहीं की गई हो। आगे है किसी काम को बार बार करने का अनुभव रखने वाला तो उसे क्या कहते हैं, अभ्यस्त कहते हैं। अभ्यस्त या किसी चीज का
आपको क्या लग जाना, लत लग जाना। ये भी जो है, जैसे आप कोई चीज बार बार, जैसे खाना डेली प्रत्येक दिन खाते हैं, तो ये भी इस खाने का भी आप अभ्यस्त हो चुके हैं। आगे है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभीप्सा कहलाती है, और जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे क्या कहते हैं, अभियुक्त कहते हैं, जिस पर अभियोग लगाया गया। और जो पहले नहीं हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अभूतपूर्व, जो पहले ना हुआ उसके लिए अपूर्व, और जो पहले ना हुआ हो उसे अपूर्व, और जो पहले नहीं हुआ हो ये अभूतपूर्व। ठीक, आगे है, जिस वस्तु का मूल्य नहीं आंका जा सके उसे अमूल्य कहते हैं। यानी कि कहते हैं कि ये जो आपकी सांसें हैं, या जो प्रकृति ने हमें ऑक्सीजन दे रखा है, ये अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं लगा सकता है कि ये कितने पैसों में मिल रही है। ठीक, आगे है, जो बिना मांगे मिल जाए, तो जो बिना मांगे मिल जाता है उसे क्या कहते हैं, अयाचित। तो आजकल जो है बिना मांगे, जैसे आपको ढेर सारे ज्ञानी मिल जाते हैं, ज्ञान देते रहते हैं दिन भर, तो उन्हीं को कहते हैं अयाचित। आगे है, जिसकी कोई रक्षा नहीं कर रहा हो तो ये अरक्षित कहलाता है, जिसकी कोई रक्षा नहीं कर रहा होता है। नेक्स्ट है, जो साहित्य कला आदि में रस नहीं लेता हो उसे अरसिक कहलाता है। वो जो साहित्य और कला दोनों में रस नहीं लेता उसे क्या कहते हैं, अरसिक कहते हैं। ये भी थोड़ा सा नया है, नोट करिएगा। आगे है, जिससे लाभ प्राप्त नहीं किया जा सके उसे अलभ्य कहा जाता है, और जिसको देखा नहीं जा सके उसे क्या कहेंगे, अलक्ष्य कहेंगे। लक्ष्य क्या होता है, जो टारगेटेड होता है, जिसे आप देख सकते हैं, और जिसे नहीं देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, अलक्ष्य कहते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, जिसको लांघा नहीं जा सके उसे कहते हैं अलग्घ्य। क्या कहलाता है, अलग्घ्य। उसके आगे है, जो इस लोक का नहीं हो उसे अलौकिक कहलाता है। जो इस लोक का नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अलौकिक कहते हैं, ध्यान रखेंगे। और जो वध करने योग्य नहीं हो उसे अवध्य कहते हैं। इसे भी थोड़ा सा नया है, नोट करिएगा। जो वध करने के योग्य नहीं होता, यानी कि जिसे आप मार नहीं सकते हैं, जिसका आप वध नहीं कर सकते हैं, उसे अवध्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, आदेश की अवहेलना। तो जो जब कोई आदेश दिया रहता है, उसके आदेश की अवहेलना जब की जाती है उसे अवज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है, जो भला बुरा नहीं समझता हो उसे क्या कहते हैं, अविवेकी कहते हैं। जो भला बुरा समझता है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे विवेकी। और जो भला बुरा नहीं समझेगा उसमें ये आ लगा देंगे, अविवेकी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसे अविभाज्य कहते हैं, यानी कि जिसको आप बांट नहीं सकते। नेक्स्ट है, जिसका विभाजन नहीं किया गया हो वो अविभक्त होता है। तो एक शब्दों में थोड़ा सा हेरफेर है कि जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसे अविभाज्य, और जिसका विभाजन नहीं किया गया हो उसे अविभक्त कहते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है, जिसे आप बांट ही नहीं सकते हैं उसे अविभाज्य कहते हैं, और जिसका अभी नहीं किया गया हो यानी कि आगे कर सकते हैं तो ये होता है अविभक्त। ठीक, आगे है, जिस पर विचार नहीं किया गया हो उसे अविचारित कहते हैं, और जो कार्य अवश्य होने वाला उसे अवश्यंभावी कहते हैं। ठीक, तो ये भी आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट करिएगा। जो कार्य अवश्य होने वाला हो, अवश्यंभावी। नेक्स्ट है, जिसको व्यवहार में नहीं लाया गया हो अव्यवहृत कहलाता है। इसे भी ध्यान रखेंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जिसे आप व्यवहार में नहीं लाए हैं यानी कि जिसे आप उपयोग में नहीं लाए हैं उसे क्या कहते हैं, अव्यवहृत कहते हैं। नेक्स्ट है, जो विधान के अनुसार नहीं हो अवैधानिक कहलाता है। एक होता है वैधानिक और एक होता है अवैधानिक। तो जो विधान के अनुसार यानी कि जो विधि जिसके लिए नियम नहीं बनाया गया है वैसे ही आप उस कार्य को कर रहे हैं उसे अवैधानिक कहा जाएगा। नेक्स्ट है, जो छाती के बल चलता उसे उरग कहेंगे, और जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो उसे उऋण कहते हैं, कि हमने अपना ऋण चुका दिया, अब हम इनसे जो है उऋण हो गए। नेक्स्ट है, जिसका मन जगत से उचट गया हो उसे क्या कहेंगे, उदासीन। तो कभी कभी आप देखते होंगे कोई कोई व्यक्ति ऐसे मतलब अशांत अवस्था में पड़े रहते हैं, जैसे लगता है इन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं हो,
तो उनका जो है संसार से मन उचट गया होता है, या यानी कि सब मोह माया, उनसे कोई मतलब ही नहीं होता है, तो उन्हीं को कहा जाता है उदासीन। अगर आपके आसपास कोई ऐसा रहता हो तो जरूर कमेंट करेंगे। आगे देखते हैं, भोजन के बाद बचा हुआ अन्न तो उसे उच्छिष्ट कहा जाता है, और ये आपका महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, और वर्तनी की दृष्टि से भी आप इसे नोट करेंगे। ठीक, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसमें हमने वर्तनी को भी कुछ थोड़ा बहुत करके बताया है, तो उसे भी एक साथ लिखते चलेंगे। आगे है, जिस भूमि में कुछ भी पैदा नहीं होता हो उसे ऊसर कहते हैं, और विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकले उसे क्या कहते हैं, ऊहापोह कहते हैं। यहां लिख दे रहे हैं ऊहापोह। तो विचारों का ऐसा प्रवाह, कैसा प्रवाह, ऐसा प्रवाह जिसका कोई निष्कर्ष ना निकले। जैसे आप कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करें, लेकिन उसमें जो है जिस कार्य के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज करे रहे उसका कोई अर्थ ही नहीं, यानी कि उसका जो जिस योज्य जिस कार्य के लिए उसका अर्थ ही ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, कार्य ही ना पूरा हो उसमें, तो उसे ही कहते हैं, यानी कि जो निष्कर्ष ही ना निकले उस मीटिंग का कोई, तो उसे कहते हैं ऊहापोह। नोट करेंगे इसे अच्छे से। और आगे है, जो केवल एक आंख वाला हो तो एक आंख वाले को क्या कहते हैं, एकाच कहते हैं। एकाच, जो केवल एक आंख वाला होता है। ध्यान रखेंगे ये नीचे लिखा गया है, इसको थोड़ा सा हम दिखाते हैं आपको। हाँ, जो केवल एक आंख वाला हो उसे क्या कहते हैं, एकाच कहते हैं। तो आपको इसके ऑप्शन में एक नयन मिलेगा, तो भाई ऐसा ऑप्शन मिलते ही आप क्या करेंगे, कट कर देंगे, नहीं तो ये एक नयन आपको एक नयन बना देगा, गलत कर जाएगा। ठीक, तो जो एक आंख वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, एकाक्ष होता है। ये हमने आपको लिखकर नोट करा दिया, बता दिया। तो ये आपके जो है कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 150 प्लस करके कुछ ऐसे थे जो हमने आपको दिखाया और बताया। ठीक, तो जो है ये इंपॉर्टेंट थे, और इससे जुड़े जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम आपको करवाएंगे। तो क्लास थोड़ी लंबी गई, लेकिन कोई बात नहीं, आप स्पीड बढ़ाकर कम करके, दोनों तरीके आपके पास उपलब्ध हैं, दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही साथियों। अभी देखिए क्लासेस आपकी थोड़ी इरेगुलर चलेंगी, यानी कि चलेंगी तो प्रत्येक दिन, लेकिन टाइमिंग का थोड़ा सा इशू है, लेकिन हफ्ते बाद जो है आपकी क्लासेस सारी टाइमिंग पे चलेगी। और एक खास बात, आपका यूपी जीके जो है, चाहे आप आरओ एआरओ के लिए देखें या जो है यूपी पुलिस के लिए देखें, तो दोनों की अभी आफ्टर ए वीक, यानी कि एक सप्ताह बाद ही शुरू होंगी आपकी यूपी जीके की क्लासेस। तो आप लोग बने रहेंगे, और हम आपको थ्योरी और क्वेश्चन दोनों करवाने वाले हैं, तो आप बिल्कुल पेशेंस बनाकर रखेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही साथियों। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग नए हैं चैनल पे, पहली बार देखेंगे हमें, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ढेर सारा शेयर करेंगे, खुशियां बांटेंगे। ठीक, तो आज का सेशन यहीं तक साथियों। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।